ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एक्सक्रीशन, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसकी फिजियोलॉजी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान देना है। पहला क्या है, एक्सक्रीशन किन चीज़ों का होना है, एक्सक्रीटरी फ्लूइड्स या एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन कौन से हैं, और उनके एक्सक्रीशन के लिए या शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स अलग अलग एनिमल्स में होते हैं, उनको पढ़ना है। उसके बाद फिर ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, और ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है, किस तरह से एक्सक्रीटरी फ्लूइड्स को बाहर निकालते हैं, उस पूरी प्रोसेस को पढ़ना है, ठीक है। और एक्सक्रीशन अगर प्रॉपर वे पे ना हो तो किडनी के फेल होने से या अन्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के ठीक प्रकार से ना काम करने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या है, शरीर के ऐसे सभी हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर के लिए अनावश्यक हैं, उनको शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है, ठीक है। सामान्य रूप से आपको जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड्स हैं उनमें यूरिया, तो आपको पता है कि यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हम लोगों में है, लेकिन अब ये एक्सक्रीशन सबसे पहले आप जनरल वो देखेंगे एक सिस्टम कि अलग अलग फाइलम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, और उनमें सब में ऑर्गन्स भी अलग हैं और एक्सक्रीटरी फ्लूइड्स भी अलग हैं, ठीक है। तो सामान्य जो जानकारी है हमें उसमें तो ये पता है कि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन इसके अलावा यूरिया बनती किससे है, अमोनिया से। तो उत्सर्जी पदार्थ जो मुख्य है वो है अमोनिया, और जब एक्वेटिक एनिमल्स को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता था तो अमोनिया को सीधे डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकाल देते थे। लेकिन जैसे जैसे पानी की कमी हुई, हम लोग एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ चले, तो वर्टिब्रेट्स का अगर क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें पहले पाइसेस है, ठीक है, फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स, तो क्रमशः जो है जलीय एनवायरनमेंट से एम्फीबियस लाइफ, उसके बाद टेरेस्ट्रियल या स्थलीय लाइफ साइकिल लाइफ की ओर हम लोग चले। तो जैसे जैसे आगे मॉडिफिकेशन शरीर में हुआ, पानी की कमी होती गई, उस हिसाब से हमने उत्सर्जी पदार्थों को भी चेंज कर दिया। तो हमारा सामान्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया, जिसको हम यूरिया में चेंज कर लेते हैं, और बर्ड्स उसको यूरिक एसिड में चेंज कर लेते हैं, ताकि पानी की कमी में भी उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के अंदर अलग करके त्याग किया जा सके या शरीर से बाहर रिलीज किया जा सके। पानी कम उपलब्ध होने पर उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम लोग उसको यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, जबकि फिशेस क्या करती हैं, उसको सीधे सीधे अमोनिया के रूप में बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। जैसे कभी आपने देखा होगा, सुना या जानकारी होगी कि किडनी फेल हो गई, और किडनी जैसे ही फेल होती है तो तत्काल डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, सुना होगा ना, डायलिसिस हो रही है, ठीक है। तो किडनी का काम क्या है, शरीर के जितने उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको शरीर के बाहर निकालना। अब जैसे ये आपकी किडनी है, किडनी में एक रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल वेन ये मुख्य जो एओर्टा है उससे जुड़ी रहती हैं। एक ब्लड वेसल तो ये जो रक्त दिख रही है आपको, एक तो शुद्ध रक्त को लेकर के आ रही है, दूसरा किडनी से अशुद्ध रक्त को लेकर के वापस जा रही है। तो ये प्योर ब्लड जिससे आ रहा है वो है रीनल आर्टरी, और जिससे इम्प्योर ब्लड वापस जा रहा है वो है रीनल वेन। यानी इस ब्लड सप्लाई के बीच में एक हमने फिल्टर लगा दिया है, जो ब्लड के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, विषैले पदार्थ हैं जो शरीर के लिए अनुपयोगी हैं, उनको छान के बाहर निकालते हैं। अब बाहर निकालने के दौरान ये किडनी अगर सही से काम नहीं करे तो हम क्या करते हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स में ही किडनी काम नहीं कर रही तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को एक जगह से कट करके एक आर्टरी के द्वारा ये डायलाइजर लगा दिया, जिसमें आर्टरी के द्वारा ब्लड को डायलाइजर में लाया गया, और डायलाइजर में ब्लड को साफ करने के बाद देखिए आर्टरी से ब्लड आया और वापस इस ब्लड को उसी ब्लड सप्लाई में भेज दिया गया। तो ये बीच में जो डायलाइजर लगा है वो क्या करता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या
क्रिएटिन्स, क्रिएटिनिन्स, जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको छान करके अलग कर देगा। तो डायलिसिस में हम ब्लड वेसल्स में ही उसको डायलाइजर को कनेक्ट करके और ब्लड को उस डायलाइजर में भेजते हैं और छानने के बाद बाकी ब्लड को फिर शरीर में लगा देते हैं, वापस पहुँचा देते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी हानिकारक पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक, और इस प्रोसेस को जिसमें हम उत्सर्जी पदार्थों को छानते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी। ठीक है, उत्सर्जन की क्रियाविधि, उस क्रियाविधि को हम लोग पढ़ेंगे। और एक शब्द आता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। शरीर के अंदर, इसको बंद करना है क्या? चमक रहा है? चमक रहा हो तो इसको बंद कर दीजिएगा। ऑस्मो रेगुलेशन, तो इस किडनी के दो काम हैं। एक तो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना यानी एक्सक्रीशन करना, और दूसरा काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना यानी शरीर के अंदर जल की मात्रा को संतुलित करना। ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा कि आप नियमित रूप से जो जल लेते हैं वो जल शरीर के अंदर जितना हमें आवश्यकता होती है उतनी हम रखते हैं और बॉडी का वेट लगभग कांस्टेंट रहता है, और जितना ज़्यादा जल है वो नियमित तौर पर निकलता रहता है। अगर पूरी सेल जिसमें पानी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगी? एक निश्चित लिमिट तक तो फूल करके बड़ी होगी, और अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फट जाएगी, और अगर पानी कम हो जाए तो वो स्प्रिंग कर जाएगी। ठीक है, तो शरीर की कोशिकाओं में एक निश्चित पानी की आवश्यकता होती है ताकि शरीर की जो सामान्य अवस्था है, शरीर में ब्लड की मात्रा जितनी होना चाहिए उतनी संतुलित बनी रहे। अगर पानी कम होगा तो ब्लड की मात्रा घट जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। पानी ज़्यादा होगा तो शरीर में ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा, ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम और एक्सक्रीशन का काम, दोनों काम किडनी के द्वारा किए जाते हैं। ये किडनी शरीर में जल की मात्रा, साल्ट की मात्रा और उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा दो सबको संतुलित करने का काम करती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं, कुछ कहलाते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऐसे एनिमल्स जो शरीर के अंदर आए हुए बाहरी पदार्थ जो साल्ट हैं उनकी मात्रा को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी बाहरी इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स, है ना? तो ऑस्मो रेगुलेटर शब्द जो आया वो रेगुलेशन मतलब होता है रेगुलेटर से ज़रूरत के हिसाब से साल्ट की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी कुछ फिशेस हैं जिनको आप फ्रेश वाटर में रखेंगे तो फ्रेश वाटर में रहेंगी, मैराइन वाटर में शिफ्ट करेंगे तो मैराइन वाटर में जब जाएंगी तो मैराइन वाटर में क्या विशेषता होती है कि साल्ट ज़्यादा होता है, बाहर साल्ट ज़्यादा है और अंदर साल्ट अगर कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शरीर के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा और सेल्स श्रिंक कर जाएंगी। तो ऐसे में फिश को क्या करना पड़ता है या उन एनिमल्स को क्या करना पड़ता है? जितनी साल्ट का कंसंट्रेशन पानी में बाहर है उतना कंसंट्रेशन अपने अंदर मेंटेन करते हैं, जिससे शरीर के अंदर और बाहर साम्यावस्था स्थापित हो जाए। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है, जो शरीर को जरूरत के अनुसार शरीर में जल और लवणों की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब हमने आपको जो एक्सक्रीशन के बारे में बताया, उस एक्सक्रीशन की प्रक्रिया में एक्सक्रीटरी सिस्टम हम बाद में उठाएंगे। पहले हम ये लेते हैं कि एनिमल्स को एक्सक्रीशन की प्रवृत्ति के आधार पर 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ऐसे एनिमल्स
जो अमोनिया को शरीर के बाहर स्रावित करते हैं, उत्सर्जन अमोनिया का करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अमीनोट्यूलिक। ठीक है, ये क्या स्रावित करते हैं शरीर के बाहर? अमोनिया, जो यूरिया को शरीर के बाहर स्रावित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, वो यूरियोटिलिक, और जो यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं, यूरिकोटिलिक एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो पता है आपको। अब अमीनोटिलिक, यूरोटिलिक और यूरिकोटिलिक, ये जो नेचर में चेंज आया वो आया जल की उपलब्धता के आधार पर। एक्वेटिक एनिमल्स में पानी की पर्याप्त उपलब्धता होती है, तो डिफ्यूजन के द्वारा, जैसे ये फिश है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अमोनिया को सीधे बाहर निकाल सकती हैं। पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, डिफ्यूजन के द्वारा उसी में अमोनिया को रिलीज कर देती है। यानी अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल पर्याप्त मात्रा में चाहिए, और वो जल इनके पास उपलब्ध होता है, इसलिए अमीनोटिलिक एक्सक्रीशन ही करते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अच्छा एक्वेटिक एनिमल्स का एग्जांपल क्या है? फिशेस हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या जाते हैं? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इनमें उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर त्यागने के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, और अमोनिया को अगर शरीर के अंदर रोकते हैं तो अमोनिया घातक है। अमोनिया शरीर के अंदर विषैले प्रभाव उत्पन्न करती है, और उस विषैले प्रभाव को से शरीर को बचाना है तो अपेक्षाकृत कम हानिकारक यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और हम यूरिया को कुछ समय तक शरीर में रोक कर रख सकते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी कुछ समय तक हम रोक सकते हैं, और वो इतनी ज़्यादा विषैली नहीं है, तो अमोनिया को हम यूरिया में परिवर्तित कर लेते हैं और उसको भी जल के साथ शरीर के बाहर स्रावित करते हैं। ऐसी स्थिति रेप्टाइल्स, मैमल्स में होती है। लेकिन बर्ड्स कैसे हैं? एरियल है। ठीक है, वायु में रहते हैं। हवा में उड़ने के लिए शरीर का भार कम करना पड़ेगा। पानी अगर लेकर के उड़ेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, तो शरीर के भार को कम करने के लिए पानी की मात्रा घटानी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने उत्सर्जन की प्रक्रिया में चेंज किया, यूरिया को चेंज कर दिया यूरिक एसिड में। तो एवीज या बर्ड्स में आपका यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ होता है। ये तो 3 मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आपने पढ़े। ठीक है, इसके अलावा ट्राई मिथाइल एमीन, ये बोनी फिशेस में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है ट्राईमिथाइल एमीन। बोनी फिशेस, फिश की वह शाखा जो मैराइन है, मुख्य रूप से इलास्टोमैराइन फिशेस में आती हैं, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ ट्राईमिथाइल एमीन होता है। इसी तरह से आपने ग्वानीन, स्पाइडर्स में उत्सर्जी पदार्थ होता है। हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन्स, यह भी उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग एनिमल्स में होते हैं। तो इन उत्सर्जी पदार्थों में आपको देखिए क्रिएटिन और क्रिएटिनिन्स के बारे में पहले बता दें। क्रिएटिन्स और क्रिएटिनिन्स मैमल्स मतलब मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ हैं, लेकिन दोनों में होता क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्रिएटिन उत्सर्जी पदार्थ होता है, सभी में ये उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता। प्रेगनेंसी पीरियड में या लैक्टेटिंग वुमेन्स में जब मिल्क फीडिंग कराती हैं महिलाएं, उस दौरान हम देखते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ क्रिएटिन या क्रिएटिनिन्स देखने को मिलता है। वो हम लोग किसके माध्यम से चेक कर लेते हैं? यूरिन के माध्यम से। ठीक है ना,
यूरिन की टेस्टिंग करके क्रिएटिनिन या और क्रिएटिनिन देख लेते हैं कि उसमें कितनी मात्रा में है। ठीक है। इसके अलावा आपको हमने जो क्रिएटिनिन बताया है, ये क्रिएटिनिन उत्सर्जित पदार्थ क्रिएटिन का ही नेक्स्ट स्टेप है। क्रिएटिन उसका प्रिकर्सर है और बाद में वो क्रिएटिनिन में चेंज हो जाता है। तो क्रिएटिन और क्रिएटिनिन सामान्य स्थिति में तो हमने बताया कि लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन्स में मिलता है, लेकिन हम लोगों में कभी कभी क्रिएटिन और क्रिएटिनिन जब बढ़ जाता है तो जॉइंट्स में पेन, जो गॉट यानी जो क्या बोलते हैं आपको गठिया की शिकायत उत्पन्न होती है। हाँ, यूरिक एसिड, क्रिएटिन्स और क्रिएटिनिन्स जब आपके जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं तो यही जो है गठिया की शिकायत उत्पन्न करती है। तो इनकी बढ़ी हुई मात्रा ये शरीर के अंदर निश्चित तौर पे कोई ना कोई एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है उसका इंडिकेशन है। ठीक है। तो इन उत्सर्जित पदार्थों के बारे में पढ़ने के बाद आप स्पिरिटरी ऑर्गन्स के बारे में भी देखेंगे कि किस एनिमल में स्पिरिटरी ऑर्गन्स कौन से हैं। जैसे आपका फिश तो आपने वर्टिब्रेट्स में आ गए, आप इनवर्टिब्रेट्स में चलेंगे तो सबसे पहला फाइलम कौन सा है? प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटाइस। ये चार ऐसे फाइलम हैं जिनमें कोई स्पिरिटरी ऑर्गन नहीं पाएगा। स्पिरिटरी ऑर्गन प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा में होता ही नहीं। ठीक है। अब सिलेंट्रेटा के बाद क्या आती हैं? एस्केल्मोथीज, पहले क्या प्लेटियलमोथीज है ना, प्लेटियलमोथीज में क्या होती हैं? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है। एस्केल्मोथीज में रेनेट सेल्स, एनिलिडा में उत्सर्जित ऑर्गन्स क्या होते हैं? नेफ्रिडिया। एनिलिडा में क्या होते हैं? नेफ्रिडिया। एनिलिडा के बाद क्या है? आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड, मेल्पिगियम्स, कार्पल्स, एंटीनरी ग्लैंड्स, या कॉक्सल ग्लैंड्स, ये उत्सर्जित पदार्थ फाइलम आर्थ्रोपोडा में अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है? मोलस्का। मोलस्का में आपने पहले क्या पढ़ा है? फाइला या यूनियो। उनमें उत्सर्जन क्या होते हैं? केबर ऑर्गन और गिल्स से भी एक्सक्रीशन करते हैं ये। और साथ साथ में आपका नेफ्रिडिया कुछ एनिलिड्स में उत्सर्जन है और कुछ मोलस्क में भी नेफ्रिडिया पाया जाता है। फिर मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा में मैंने बताया कि स्पिरिटरी ऑर्गन है ही नहीं है। और उसके बाद क्या बचा आपका? कॉर्डेटा है ना। कॉर्डेटा में क्या है? किडनी उत्सर्जन। ठीक। तो अब देखिए, ये जो शुरू के हमने चार जो फाइलम बताए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
और इकाइनोडर्मिटा इनमें उत्सर्जी अंग क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटोजोआ एक्वेटिक है, पानी में पाए जा रहे हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर डिफ्यूजन द्वारा इसमें एक्सक्रीशन हो जाता है। पोरीफेरा में आपका स्पंज आते हैं, ये भी एक्वेटिक हैं, ये भी क्या करते हैं, अपने स्पंजोसील में जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो त्याग देते हैं, ठीक है। और स्पंजोसील से ऑस्मोलम द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर के बाहर त्याग दिए जाते हैं। चूँकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहता है इसमें, सॉरी कैनाल सिस्टम होता है इसमें। कौन सिस्टम होता है? कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम ही एक्सक्रीशन का काम करता है। कैनाल्स के माध्यम से भी जो जल आ रहा है उसी में उत्सर्जी पदार्थों को त्याग देते हैं और वो जल ऑस्मोलम द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। सीलेंट डेटा में क्या स्थिति है? सीलेंट डेटा में आपने पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रा है, ये माउथ है, ये टेंटिकल्स हैं, फूड को यहीं से लेते हैं और फूड किसके साथ जाता है? जल के साथ, ठीक है। पानी अंदर गया और सीलेंट्रॉन जो है इसमें जो भी डाइजेशन के बाद उत्सर्जी पदार्थ हैं या अन्य उत्सर्जी पदार्थ एंडोडर्म से प्राप्त किए गए बाद में इसी माउथ द्वारा शरीर के बाहर मुक्त कर दिए जाते हैं। अलग से कोई वेस्कुलर सिस्टम या फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो स्पंजोसील यहाँ पर क्या थी? स्पंजोसील थी कैनाल सिस्टम में। यहाँ पर क्या है? गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी है जो उत्सर्जन में सहायता करती है। और उसके बाद है आपका इकाइनोडर्मिटा, स्टारफिश है ना, तो इसमें होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम द्वारा जो पानी अंदर जाता है वही पानी बाद में शरीर के उत्सर्जी पदार्थों को लेकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उत्सर्जन के लिए कैनाल सिस्टम, फाइलम, पोरीफेरा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, फाइलम, इकाइनोडर्मिटा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रेटा में काम करती है। प्रोटोजोआ में कोई यूनिसेलुलर एनिमल्स है, कोई विशेष सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। डिफ्यूजन द्वारा ही एक्सक्रीशन हो जाता है। लैटियल मोटीज आपको मालूम है, पहला फाइलम है जहाँ पर ऑर्गन्स का विकास शुरू हो जाता है। अभी तक तो देखिए क्या था, सीलेंट्रेटा तक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर भी नहीं बन पाई थी। मेसोडर्म का विकास सीलेंट्रेटा में शुरू होता है। लैटियल मोटीज में मेसोडर्म बन जाते हैं और मेसोडर्मल ऑर्गन है किडनी, उत्सर्जी प्रोटोनेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के विकास की पहली स्टेज है जिस फ्लैम सेल्स होती हैं। ये फ्लैम सेल्स उत्सर्जन में सहायता करती हैं। इनके स्ट्रक्चर पे अभी क्वेश्चन नहीं आया आपके लेवल पे, तो ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया, एस्केलमंथीज में रेनेट सेल्स होती हैं। ये रेनेट सेल्स पूरे शरीर में लंबाई में फैली होती हैं और उत्सर्जी पदार्थों को छान के अलग करते हैं। ये दोनों पैरासिटिक ग्रुप हैं, फाइलम, लैटियलमंथीज और एस्केलमंथीज दोनों परजीवी हैं। तो इनमें उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर त्यागने के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो उतने ज़्यादा विकसित इसलिए नहीं हैं क्योंकि पैरासिटिक होने के कारण लाइफ ही इनकी बहुत स्लगिश है, सुस्त है। तो सुस्त जीवन है तो भोजन का विखंडन ही कम होगा। एनारोबिक ऑक्सीडेशन करते हैं ना लोग, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये लोग इंटेस्टाइन में या पैरासाइट्स के रूप में बॉडी में रहते हैं और वहाँ पर भोजन का विखंडन कम होता है। ऑक्सीजन है नहीं तो भोजन का विखंडन कम होगा तो उत्सर्जन भी कम होता है। तो उत्सर्जी पदार्थ ज़्यादा नहीं है इसलिए प्रोटोनेफ्रीडिया से काम चल जाता है या रेनेट सेल से। एनिलिडा में नेफ्रीडिया का विकास होता है, ठीक है। और नेफ्रीडिया एनिलिडा में अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग तरीके के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जिसको आपने अर्थवार में पहले शायद सिलेबस में था, अर्थवार अब नहीं है, अभी भी है सिलेबस में। तो अर्थवार में आप पढ़ेंगे कि जो टिप्लोसोलर रीजन है वहाँ पर नेफ्रीडिया के समूह अलग होते हैं, ठीक है। बक्कल कैविटी वाला जो रीजन है, बक्कोफेरिंजियल रीजन, वहाँ पर नेफ्रीडिया अलग है, पूरी बॉडी में नेफ्रीडिया अलग हैं, तो उनकी संख्या अलग अलग है। लेकिन ओवरऑल नेफ्रीडिया शरीर के अंदर के उत्सर्जी पदार्थों को छान करके अलग करते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्टा में, एरेक्निडा में अलग अलग जो ग्रुप हैं
उन सब में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ग्रीन ग्लैंड, मेलपिगियन कार्पल्स या एंटेनरी ग्लैंड्स के रूप में या कॉन्सल ग्लैंड के रूप में पाए जाते हैं। तो आपने कॉकरोच पढ़ा होगा, पढ़ा है कॉकरोच? तो कॉकरोच जो है मैं कॉकरोच किस में आता है? इंसेक्टा में। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स किसमें है? इंसेक्टा में, इंसेक्ट में। ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के दो बड़े ग्रुप हैं, एक इंसेक्टा है, दूसरा क्रस्टेशिया है। तो क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड्स हैं। क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड्स हैं और मेलपिगियन कार्पल्स हैं इंसेक्टा में। और आपने पेलिमॉन पढ़ा होगा, एंटीनरी ग्लैंड पेलिमॉन में होती हैं। ये भी क्रस्टेशिया का ही है। प्रॉन में एंटीनरी ग्लैंड या पेलिमॉन पढ़ा है, तो उसमें एंटीनरी ग्लैंड उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती हैं। फिर आपको रेनेट सेल्स एस्केल्मंथीज मैंने बताई हैं, ठीक है। वो एस्केल्मंथीज में जो रेनेट सेल्स हैं, इनके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर में बाद में डिस्कस करेंगे। जब प्लेटिहेल्मिंथीज और एस्केल्मंथीज पढ़ेंगे तो उसमें किस तरह से एक्सक्रीशन होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मोलस्का में किबर ऑर्गन और गिल्स, और किडनी होती है कॉर्डेट्स में। अब किडनी पे हम लोग आ जाते हैं क्योंकि मेन एक्सक्रीशन हमें ह्यूमन को पढ़ना है, ठीक है। इसको मिटा दें। देखिए किडनी तीन प्रकार की होती है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक। तीन प्रकार की किडनी होती है। जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज का सेक्शन काटेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखेंगे, तो ये एक्टोडर्मल पार्ट है जिससे नर्व कार्ड बनेगी, और इसी के नीचे ये है एक्टोडर्मल पार्ट, और बाहर की ओर एक्टोडर्म है। ये है नोटोकार्ड बनाने वाला मेजोडर्मल पार्ट। उसके बाद मेजोडर्म का ये जो पार्ट है तीन टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है एपिमियर, बीच वाला पार्ट कहलाता है मीजोमियर, और नीचे वाला पार्ट कहलाता है हाइपोमियर। एपिमियर, मीजोमियर और हाइपोमियर, ये मेजोडर्म के तीन पार्ट होते हैं। अंदर की ओर होती है एंडोडर्म, जिससे इंटेस्टाइन बनती है। ये एम्ब्रियोनिक सेक्शन में आप देखेंगे तो एपिमियर, मीजोमियर और हाइपोमियर तीन पार्ट हैं, ठीक है। एपिमियर में ये भी मेजोडर्म से बन रहा है, ये भी मेजोडर्म से बन रहा है, ये भी मेजोडर्म से बन रहा है, ठीक है। तो एपिमियर में तीन पार्ट फिर रहते हैं, डर्मेटोम, स्क्लेरोटोम और मायोटोम। कौन कौन से? डर्मेटोम, स्क्लेरोटोम और मायोटोम। ये डर्मिस, बोन्स और मसल्स बनाते हैं। ये सब क्या है? एपिमियर का पार्ट। ये है आपकी नर्व कार्ड, और ये है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड ही क्या बनाती है? बैक बोन या वर्टिब्रल कॉलम के रूप में विकसित हो जाती है। फिर बीच, ये इसके बाद कौन सा पार्ट है? ये मीजोमियर।
मीजोमियर में 2-3 टुकड़े हैं, 3 सेगमेंट्स में फिर डिवीजन होता है। जब ऊपरी वाले हिस्से से किडनी बने तो प्रोनेफ्रिक किडनी, ठीक है, प्रोनेफ्रिक किडनी। मीजो वाले बीच वाले पार्ट से किडनी बने तो मीजोनेफ्रिक किडनी, और नीचे वाले पार्ट से किडनी बने तो मेटा नेफ्रिक किडनी का विकास होता है। तो किडनी विकास के आधार पर फिशेस में प्रोनेफ्रिक, एम्फीबिया और रेप्टेलिया में मीजोनेफ्रिक, और उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। विकास का एक क्रम ध्यान रहेगा ना। और ये जो नीचे वाला भाग है ये बीच से फट जाता है और इसके अंदर क्या बनती है, सीलोम या बॉडी कैविटी, जिसके अंदर सभी ऑर्गन्स पैक होते हैं। शरीर के इन्हीं खोखले अंगों के अंदर, सीलोम के अंदर ही आपका किडनी है, लिवर है, लंग्स हैं, हार्ट हैं, ये सब पैक होते हैं, ठीक है ना। तो सीलोम के आधार पर ही साइजोसिलिक और एंटेरोसिलिक एनिमल्स में हमने क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है, लेकिन हम बात कर रहे थे किडनी के विकास की। तो ह्यूमन में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। हम किस किडनी को पढ़ेंगे, मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है, मिटा दें इसे। अब देखिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। किडनी में ये लोकेशन क्या है किडनी की, बॉडी के डॉर्सल साइड पर। अब हम लोग अगर अपनी पोजीशन देखें तो मूलतः हम लोग कैसे हैं, टेट्रापोडा ही है ना, टेल हमारी खत्म हो गई है तो टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा ग्रुप है हमारा, और ये है वर्टिब्रल कॉलम, है वर्टिब्रल कॉलम ऊपर की ओर। वर्टिब्रल कॉलम के में देखिए आधा हिस्सा तो हो गया ये थोरेसिक कैविटी का, ये है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम के ठीक नीचे राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर 2 किडनी होती हैं, ठीक है। और ये किडनी ऐसे देखिए ऊपर की तरफ तो वर्टिब्रल कॉलम है तो सुरक्षित है, और नीचे की ओर पेरिटोनियम इसको ऐसे ढक देती है, इसको बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल। रेट्रो पूरी तरह से पेरिटोनियम से नहीं घिरी, पेरिटोनियम के बाहर है तो क्या बोलते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल। हमें याद रहेगा, नीचे की ओर से पेरिटोनियम ढके हुए हैं और ऊपर से वर्टिब्रल कॉलम्स को ढके हुए हैं, लेकिन है कहाँ पर ये है डॉर्सल सरफेस, ये है। तो डॉर्सल सरफेस पर किडनी कहाँ पर होती है, ये है थोरेसिक 12वें नंबर का वर्टिब्री, फिर नंबर L1, दूसरी L2 और L3। लंबर यानी कमर के रीजन की 3 बोन L1, L2 और L3, और थोरेसिक रीजन की लास्ट वाली बैक बोन के जो वर्टिब्री है T12, ठीक है। 12 थोरेसिक रीजन में वर्टिब्री होती हैं। तो इस लंबाई में आपकी किडनी फैली होती है दोनों इन बोन्स के दोनों लेटरल साइड पर, ठीक है। राइट किडनी थोड़ा सा ऊपर, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है, हल्का सा अंतर होता है। और ये तो हो गई वर्टिब्रल कॉलम की लोकेशन, यानी किडनी की लोकेशन कहाँ पर है, डॉर्सल साइड पर है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर है, और T12 से L3 के बीच में स्थित होती है। फिर ये तो वर्टिब्रल कॉलम के ठीक नीचे की ओर एक होगी डॉर्सल एओर्टा, एक होती है वेना के बाद, यानी एक डॉर्सल एओर्टा जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है हार्ट से। आपने इसे हार्ट पढ़ा होगा, हार्ट में ऑरिकल है और वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा आ रही है
ये शुद्ध रक्त को लेके जा रही है ऊपर और फिर ये नीचे, तो ये कहलाती है डॉर्सल एओर्टा। तो डॉर्सल एओर्टा के दोनों साइड पर किडनी है ना नीचे, ये है लंग्स होंगे यहाँ पर हार्ट और यहाँ पर लंग्स होंगे, लंग्स है ये, ठीक है। और ये क्या है आपका डायफ्राम है। डायफ्राम थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ये है आपकी थोरेसिक कैविटी और नीचे वाली है एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पर किडनी हमने कहता है डॉर्सल एओर्टा के दोनों ओर है, यहाँ से एक आर्टरी आएगी राइट किडनी पर और दूसरी आएगी लेफ्ट किडनी पर, ताकि इसको नियमित रूप से ब्लड की सप्लाई न्यूट्रिशन मिलता रहे। हार्ट के साथ ऑक्सीजन, और हार्ट पंप करेगा ब्लड को तो ऑक्सीजन और फूड दोनों जो है इस ब्लड में आ जाएगा, जो किडनी तक सप्लाई नियमित होती रहेगी, ठीक है। और किडनी से जो अशुद्ध रक्त है वो रीनल वेन निकलेगी और यहीं से एक निकली होगी वेना केवा। वो वेना केवा क्या करेगी, यहाँ से उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा करके और वापस इसको लीवर में पहुँचाएगी। किडनी से ये ब्लड जाएगा कहाँ, लीवर में, ठीक है। किडनी से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो वो आएगा वेना केवा वेन्स में। ये है आर्टरी, आपको आर्टरी का छोटी कर, ये है डॉर्सल आर्टरी। तो एक आर्टरी हो गई, ये वाली आर्टरी हो गई, और दूसरी वाली वेन हो गई। तो शुद्ध रक्त आर्टरी से आ गया, अशुद्ध रक्त वेन्स के माध्यम से वापस गया कहाँ पर, लीवर में, ठीक है। और लीवर फिर क्या करता है, जो भी ब्लड गया उसमें क्या है उत्सर्जी पदार्थ, अमोनिया है ना। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया। अमोनिया को लीवर क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है, ताकि ज़्यादा टॉक्सिक जो अमोनिया है उसको कम टॉक्सिक पदार्थ यूरिया में परिवर्तित किया जा सके। तो यूरिया अमोनिया को NH3 के 2 मॉलिक्यूल उपयोग किए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके बनाते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट। कार्बामाइल फॉस्फेट ये कहाँ बनता है, एक साइकिल लीवर में चलती है, इसको बोलते हैं क्रेब्स हैंसलेट साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है ना। अभी आपको ऑर्निथीन साइकिल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो लीवर में जो शुद्ध रक्त गया, देखिए शुद्ध रक्त कहाँ आया, लंग्स से राइट, ये लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये शुद्ध रक्त आया रीनल आर्टरी द्वारा किडनी में। किडनी में उस रक्त की ऑक्सीजन यूज उपयोग कर ली गई और किडनी में उसके उत्सर्जी पदार्थों को छान दिया गया, ठीक है। अब उत्सर्जी पदार्थों को छान दिया गया, जो अन्य जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उसमें शरीर के विभिन्न, देखिए अब यहाँ पर जो वेन है ये इसके अशुद्ध रक्त को ले लेती है और ये वेन ऊपर की ओर लीवर में आती है और इस वेन में पूरे शरीर के निचले भागों से भी अशुद्ध रक्त आता है। ये वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा, पैरों से शरीर के लोअर पार्ट से पूरा अशुद्ध रक्त लेकर के उसी में किडनी का भी अशुद्ध रक्त आ जाता है, वो लीवर में पहुंचा देती है। तो लीवर में क्या चलती है, क्रेब हैंसलेट साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल चलती है। इस साइकिल के द्वारा क्या करते हैं, अमोनिया का उपयोग करके उसको यूरिया में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। इसमें क्या करते हैं, और कार्बामाइल फॉस्फेट को किससे जोड़ जाते हैं, ऑर्निथीन से। तो क्या बनता है, साइट्रोलिन। ठीक है, तो ऑर्निथीन से साइकिल शुरू होती है, इसको बोल देते हैं हम ऑर्निथीन साइकिल।
अब ऑर्निथीन कैसे बनता है? प्रोटीन के विघटन से। आपने जो भी पनीर खाया, दूध लिया, दालें खाई, मीट लिया, कुछ भी लिया, उसमें अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के विघटन से बहुत सारे कीटो एसिड बनते हैं। वो सभी कीटो एसिड, कई तरह के कीटो एसिड हैं, वो सब बाद में कार्बोनिल फास्फेट से जुड़ करके ऑर्निथीन साइकिल के माध्यम से उस अपने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद जब उसका यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो अमीनो ग्रुप है वो NH2CO NH2 के रूप में अपने अमीनो ग्रुप को त्याग देते हैं, तो जो उसके विषैले प्रभाव हैं वो अलग रहते हैं। इस यूरिया को फिर हम छान के किडनी से बाहर निकालते हैं। तो अभी ऑर्निथीन साइकिल हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम सिस्टम को लोकेशन देख रहे थे किडनी की, उसका स्ट्रक्चर देख लें, फिर आगे फिजियोलॉजी पे आते हैं। ये तो समझ आएगा किडनी की लोकेशन T12 से L3 तक है, ठीक है। और कहाँ पर है? डायफ्राम के नीचे डॉर्सल सरफेस पर है। और आर्टरी और वेन्स, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स द्वारा जुड़ी होती है, वर्टिब्रल कॉलम के नीचे स्थित होती है, ठीक है। फिर देखिए, कोई भी किडनी होगी, वो किडनी बीन शेप होती है, सेम के बीच की आकार की, ठीक। अब किडनी का ये जो धंसा हुआ भाग है वो कहलाता है पेल्विस, ठीक है। यहाँ से अरे बाद में ये है एक ब्लड वेसल, शुद्ध रक्त को ला रही है, एक वापस ले जा रही है। ये है रीनल आर्टरी, ये है रीनल वेन, और ये रीजन धंसा हुआ जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? पेल्विस। ये है यूरेटर, जिसके माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ बाहर रिलीज किए जाते हैं। किडनी के चारों तरफ एक पेरिटोनियम होती है जो इसको कवर करती है। फिर किडनी में बाहरी रीजन कॉर्टेक्स और अंदर वाला रीजन क्या कहलाता है? मेडुला। बाहरी भाग क्या है? कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग मेडुला है, ठीक है। तो एक तो चलेगा सही या कॉर्टेक्स और मेडुला, बाहरी भाग कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग मेडुला होता है, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 से 12 तक रीनल पिरामिड होते हैं। क्या होते हैं? रीनल। तो रीनल पिरामिड की संख्या कितनी हो गई? 8 से 12, ठीक है। तो हमने 9 तक बना दिए। पिरामिड का पैपिला वाला भाग अंदर मेडुला में धंसा होता है। कॉर्टेक्स भाग के कुछ उभार ऐसे निकले होते हैं जो रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी कहलाते हैं।
क्या है, जो अंदर की ओर कॉर्टेक्स के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उंगली के समान जो भार हैं, वो क्या कहलाते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक है, ये कॉर्टेक्स भाग है। और इसके अंदर जो पिरामिड है, रीनल पिरामिड, ठीक है। अब देखिए डायग्राम की लेबलिंग कर देते हैं जल्दी से। आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो रीनल पिरामिड एक छोटे से एम्पुला द्वारा, डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं, उसके द्वारा अंदर की ओर जहाँ खुलते हैं उनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। तो आप ऐसे करिएगा, पहले क्या है आपका रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड जहाँ खुल रहे हैं उस चैम्बर को क्या बोल रहे हैं, माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स कई माइनर कैलिक्स जहाँ पर खुलते हैं उसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स। और सभी मेजर कैलिक्स जहाँ खुलते हैं उसको बोलते हैं पेल्विस। ठीक है, और पेल्विस किसमें खुलता है, यूरेटर में। ठीक है, और किडनी की इस लोकेशन देखेंगे आप, तो ये किडनी है, किडनी से ये यूरेटर निकल करके उत्सर्जी पदार्थों को लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका किडनी, ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर आगे यूरेथ्रा के रूप में एक नलिका में परिवर्तित हो जाता है, और इस यूरेथ्रा द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। यूरेथ्रा में भी प्रोस्टेट यूरेथ्रल, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रल और पेनियल यूरेथ्रल तीन भाग मेल में होते हैं, फीमेल्स में तीन भाग ना होकर के एक ही भाग होता है। तो यूरेथ्रा के माध्यम से किडनी से आए हुए उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। अब किडनी जो भी उत्सर्जित पदार्थ छानेगी यूरेटर द्वारा उसको यूरिनरी ब्लैडर में लगातार भेजा जाता है, और जब एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा यूरिन हो जाता है तो अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। मैक्चुरेशन के लिए एक संवेदनाएं ब्रेन को जाती हैं, और वो मैक्चुरेशन द्वारा अपने आप मसल्स जो है आगे की ओर फोर्स जनरेट करती हैं जिससे यूरिनेशन हो सके। तो इसमें नर्वल कंट्रोल यानी न्यूरॉन्स का भी कंट्रोल यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन किडनी की समझ में आ गई। किडनी आपकी कहाँ पर है, ये एब्डोमिनल कैविटी में स्थित है, और यूरिनरी ब्लैडर में उत्सर्जित पदार्थों को लगातार हम पहुँचा देते हैं। लेकिन अब इस किडनी में हम बात कर रहे थे रीनल पिरामिड की। रीनल पिरामिड की संख्या हमने बताई थी कितनी, 8 से 12 पिरामिड होते हैं, और प्रत्येक पिरामिड में लगभग 1 लाख टोटल नेफ्रॉन होते हैं। टोटल नेफ्रॉन कितने होते हैं, 1 लाख नेफ्रॉन, यानी एक किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन। ठीक है, अब 1 लाख नेफ्रॉन का मतलब एक पिरामिड में औसत 10,000 नेफ्रॉन होंगे, एक रीनल पिरामिड में औसत 8 से 10,000, क्योंकि हमने बताया कि रीनल पिरामिड की संख्या 8 से 12 है। तो ज़्यादा पिरामिड है तो नेफ्रॉन की संख्या कम होगी, कम पिरामिड है तो नेफ्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो औसत 1 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और इन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन क्या है, आपके एक्सक्रीटरी यूनिट है, उत्सर्जन की इकाई है। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो देखिए जो रीनल आर्टरी है वो शुद्ध रक्त लेकर के ये है एफरेंट आर्टरी और दूसरी है इफरेंट आर्टरी।
एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा है और ये आकर के बहुत सारी महीन ऐसी ब्लड वेसल्स के रूप में गुच्छा बनाती है और ये गुच्छा कहलाता है ग्लोमेरुलस। ये आर्टरी जो ब्लड को ग्लोमेरुलस में ला रही है उसको क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरी। और जो इससे ब्लड को आगे ले जा रही है वो क्या कहलाती है? डिफरेंट आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी उत्सर्जी पदार्थों को, ये ब्लड को ग्लोमेरुलस में लाती है। ठीक है, कहाँ लाती है? ग्लोमेरुलस में। क्योंकि एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा है, एफरेंट आर्टरी का डायमीटर कम है, उस कारण से ग्लोमेरुलस में एक फोर्स जनरेट होता है, वो कहलाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर। उस प्रेशर के कारण ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल में विभिन्न उत्सर्जनीय पदार्थ छनते हैं। बोमन्स कैप्सूल दोनों को बोलते हैं मिला करके मेलपिगियन कैप्सूल। ठीक है, मेलपिगियन कैप्सूल या कैप्सूल्स क्या कहते हैं? मेलपिगियन कैप्सूल। मेलपिगियन कैप्सूल से बढ़िया वो उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि मेलपिगियन कैप्सूल्स निम्नलिखित में कौन सा नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट नहीं आती, तो एक ऑब्जेक्टिव में देखा था उसमें कलेक्टिंग डक्ट था और मेलपिगियन कैप्सूल था, तो लोग मेलपिगियन कैप्सूल समझ जाते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नेफ्रॉन से अलग समझ जाते हैं, तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप देखिए है क्या, एफरेंट आर्टरी में जो भी ब्लड आया वो पहुंचा ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से पहुंचा बोमन्स कैप्सूल में, बोमन्स कैप्सूल से ये बनती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या है ये? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे की ओर देखिए दो तरह की स्थितियाँ होती हैं। जो ये आपके नेफ्रॉन हैं, उन नेफ्रॉन की लोकेशन किडनी में कैसी होती है इसको समझ लीजिए। ये कॉर्टेक्स भाग है और ये मेडुला भाग है। ठीक है, ये पिरामिड का निचला हिस्सा है। तो ये एक आर्टरी है या ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल की एक शाखा एफरेंट आर्टरी बनाई और दूसरी इफरेंट आर्टरी के रूप में चली गई। ठीक है, और यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल बनाती है, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल बनते हैं। ठीक, तो कुछ नेफ्रॉन क्या होते हैं नीचे लंबे हैंडल लूप वाले होते हैं। ठीक है, यानी जो मेडुला पार्ट है, ये बाहर वाला भाग क्या है? कॉर्टेक्स वाला भाग। ठीक है, ये क्या है आपका? कॉर्टेक्स वाला भाग, और नीचे वाला भाग है मेडुला। तो कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं मेडुलरी वाले भाग में अंदर तक धंसे होते हैं, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाते हैं। ठीक, आपको समझ आ गया? तो वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं, कुछ नेफ्रॉन क्या होते हैं यहीं पर सीमित होते हैं। यहाँ से ब्लड वेसल्स निकली और उसने ग्लोमेरुलस बनाया और यहीं पर ऐसे हैंडल लूप बनाया और इसी रीजन में ही जाके कलेक्टिंग डक्ट में खुल गया।
तो दो तरह के नेफ्रॉन हुए। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इनकी संख्या होती है लगभग 85%। और जस्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलर या जस्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो होते हैं, मेडुलर नेफ्रॉन जो मेडुला में होंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेडुलरी नेफ्रॉन, जो अंदर तक घसे, ठीक है। तो 15% नेफ्रॉन मेडुला रीजन में होते हैं। ये नेफ्रॉन जितने गहरे होंगे इसका मतलब वो एनिमल उतना ज़्यादा टेरेस्ट्रियल है, जिनमें कम से कम पानी स्रावित करना है बाहर। जैसा कि जो है आपने देखा होगा डिजर्ट रीजन में ऊँट वगैरह हैं, कैमल वगैरह में क्या होता है, पानी यूरिन के रूप में बहुत कम स्रावित होता है। तो या बर्ड्स, उनमें क्या होता है, हैंडले लूप लंबे होते हैं। मेडुलरी रीजन में अंदर तक हैंडले लूप धंसे होते हैं। और जो पानी की अधिकता वाले क्षेत्र में लोग एनिमल्स पाए होते हैं, उनमें कॉर्टिकल न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और जो ड्राई एरिया में लोग होते हैं उनमें मेडुलरी न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं, या इनकी लंबाई, मेडुलरी न्यूरॉन्स के हैंडले लूप की लंबाई ज़्यादा होती है। ये बात समझ आ गई यहाँ पर? तो कॉर्टिकल और मेडुलरी न्यूरॉन्स आपको समझ आ गया, या इसको जस्टा मेडुलरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। हो गया, अब इसको मिटा दें। अब हम देखिए न्यूरॉन के न्यूरॉन कह रहे हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अब इस नेफ्रॉन में जब ग्लोमेरुलस के पास ब्लड वेसल्स, ये ब्लड नेफ्रॉन्स की जो डक्ट है ये फोल्डेड होती है, उसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये नीचे जाके एक लंबा लूप बनाती है जिसको बोलते हैं हम हैंडले लूप। और हैंडले लूप बनाने के बाद फिर ये ऊपर की ओर जा करके फोल्डिंग कर लेती है, ठीक। तो जो आग नीचे की ओर जा रही है वो क्या कहलाती है? डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? जिस लूप जो बन रहा है वो है हैंडले लूप। और हमने बताया था हैंडले लूप की लंबाई पानी की कमी वाले क्षेत्र के जंतुओं में अधिक होती है। फिर ये दूसरी जो लिम्ब है वो कौन सी है? असेंडिंग लिम्ब। ये हो गया 6, ये हो गया 7। असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, हैंडले लूप, असेंडिंग लिम्ब। फिर क्या है? 8वां पार्ट, ये था आपका पीसीटी। ये है डिस्टल मतलब दूरस्थ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये नलिका किसमें खुलती है? कलेक्टिंग डक्ट में। कौन सी है? कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया 9 नंबर, ठीक है। इस तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खुलती है, ठीक है। बाद में आगे हम देखते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट, ये है गई दूसरी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और तीसरी कलेक्टिंग डक्ट, कई कलेक्टिंग डक्ट मिल करके बनाती हैं डक्ट ऑफ बेलिनी।
ठीक है। डक्ट ऑफ बेलनी ये कहाँ खुलती हैं? ये एम्पुला की ओपनिंग है। जो रीनल पिरामिड का जो भाग खुल रहा है माइनर कैलिक्स में, वहाँ पर डक्ट ऑफ बेलनी खुल जाती है। कहाँ खुल रही हैं? माइनर कैलिक्स में। तो 9 नंबर आपका कलेक्टिंग डक्ट, 10 नंबर डक्ट ऑफ बेलनी, ये 11 नंबर माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स आपका ये है ना 11 नंबर। माइनर कैलिक्स किसमें खुल रहा है? मेजर कैलिक्स में, ठीक है। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर 12 के बाद 13 नंबर क्या है? पेल्विस। पेल्विस से फिर यूरिन कहाँ जा रहा है? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा कहाँ खुल रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर सॉरी यूरेटर से, यूरेटर कौन सा नंबर था? 14 नंबर, ठीक है। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर 15 नंबर और यूरेथ्रा। इस तरह से यूरिन का उत्सर्जन बाहर होता है। तो ये जो फ्लो चार्ट क्रम से बना दिया, नंबरिंग कर दी है, ये नंबरिंग आपको सपोर्ट करेगी उस फ्लो चार्ट यूरिन के फ्लो को समझने में कि यूरिन कहाँ से होता हुआ शरीर के बाहर रिलीज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखिए, अगर इसकी फ़ोटो खींचना हो तो फ़ोटो खींच लीजिए, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा कुछ लेवलिंग बिठाते हैं। वैसे वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक हो गया? इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये मिटा दें थोड़ा सा। यहाँ से हमने बताया था एक आर्टरी है और दूसरी वेन है। आर्टरी से जो ब्लड वेसल आ रही है वो जहाँ तक नेफ्रॉन की हैंडल लूप जा रहे हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई करेगी, और यहाँ से जो भी अशुद्ध रक्त मिलेगा उसको लेकर के कहाँ पहुँचाएंगे? वेन तक पहुँचाएंगे। तभी तो रक्त की जो है, रक्त में जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ना ब्लड में, आप देखेंगे अभी ये ऐसे एक जाल समझ जाता है ब्लड वेसल्स का। नेफ्रॉन में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स में होता है। ये हैंडल लूप में जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो इन्हीं ब्लड वेसल्स में होगा, ठीक है। जो भी उत्सर्जी पदार्थ छाने गए थे उनमें से जो काम की चीज़ें हैं उसी तरह से ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, ठीक है। आपको मालूम है कि 24 घंटे में 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें 1.178.5 लीटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। 1 से 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकाला जाता है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? ये जो ब्लड वेसल्स का ये जाल दिख रहा है ना नेफ्रॉन के चारों ओर, ये ब्लड वेसल है। यहाँ से जो ही ब्लड आ रहा है तो ये तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर रहा है इंटीजन में, और ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नेफ्रॉन से जो उत्सर्जी पदार्थ निकालने थे वो तो अलग हो गए, जो काम की चीज़ें हैं उनको रीअब्जॉर्ब करके वापस इसी ब्लड में पहुंचा रहे हैं वेन्स में। तो ये क्या है आपकी रीनल आर्टरी, ठीक है, इसी की, और ये है रीनल।
रीनल आर्टरी की शाखा ये भी शाखा ही है ब्लड वेसल्स की। तो ये क्या होता है, ये जो जाल नीचे की ओर लूप लाइक बनता है हैनले लूप के चारों तरफ, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। हैनले लूप के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स का जाल बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, वासा रेक्टा, जिसके माध्यम से वापस जो भी रीअब्जॉर्प्शन है वो होकर के ब्लड में पहुंच जाता है। और शरीर में ब्लड का जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन करने के लिए ये ब्लड वेसल्स बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करती है। ठीक है, नहीं तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पानी निकल जाएगा बाहर या साल्ट बाहर निकल जाएंगे, तो ब्लड शरीर में ड्राई ब्लड क्या होता है, पानी खत्म कर दो तो बाकी चीज़ें ड्राई हैं, ऐसे ब्लड जो है गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाएगी। तो आपने नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर के बाद अगला तो कल वाले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दो चीज़ें समझ लीजिए। ये है आपका पहला स्टेप जो एक्सक्रीशन का, उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक्सक्रीशन को हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, तीसरा है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन या सिक्रीशन। ठीक, तो फिजियोलॉजी पूरी की पूरी हमारी इन 3 स्टेप पे ही चलेगी। ठीक, पहला काम यहाँ पर ग्लोमेरुलस से बोन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, यहाँ पर जो फ्लूइड्स ग्लोमेरुलस से बोन्स कैप्सूल में छन के आ रहे हैं उसको बोलेंगे हम, उस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर पोडोसाइट सेल्स होती हैं और उन सेल्स से होकर के यहाँ पर जो फ्लूइड्स हैं छन करके ग्लोमेरुलस से बोन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण आ जाते हैं। वह प्रेशर जो एफरेंट और इफरेंट आर्टरी के डायमीटर में अंतर होने के कारण जनरेट होता है वो कहलाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर। वो अपोजिट जो प्रेशर है उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, इस कारण से कुछ चीज़ें छन करके बाहर बोन्स कैप्सूल में आ जाती है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है 70 mmHg माइनस BCOP प्लस CHP। ठीक है, तो देखिए ये है आपका इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसके कारण फ्लूइड छन रहा है वो तीन प्रेशर का एक निष्कर्ष है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है 70 mmHg, जो ग्लोमेरुलस से बोन्स कैप्सूल में द्रव को छानने में के लिए लगाया जाता है। और इस प्रेशर के विपरीत इसमें 2 प्रेशर काम करते हैं। एक तो ये जो बोन्स कैप्सूल है इसमें जो द्रव भरा है, तो उस द्रव में बोन्स कैप्सूल में C फॉर कैप्सुलर, H फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी इसके अंदर जो जल है, ये जल उधर से आने वाले जल को कहीं ना कहीं एक बैरियर की तरह काम करेगा। अगर ये जल कम होता तो प्रेशर बढ़ जाता। तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोन्स कैप्सूल में भरे हुए द्रव का प्रेशर है। और उसके अलावा ये जो ग्लोमेरुलस है उसमें ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। ब्लड ये जो भरा हुआ है इस ग्लोमेरुलस में, इस ब्लड में कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूट्रिएंट्स, सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स भी ब्लड को, जैसे गाढ़ा द्रव होगा और पतला द्रव होगा दोनों में अंतर होता है ना, तो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स भी इस प्रेशर को कम, छानने वाले प्रेशर को कम करते हैं। पानी आसानी से छन जाएगा शहद छानने में,
सीधा छानने में परेशानी होगी क्योंकि उसमें सॉल्यूट जुड़ है ना, शुगर घुली हुई है सीधे में। तो क्या करती है, कोलाइडल साइज की है, घुली हुई है सीधे में। तो ऐसे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड में कोलाइडल साइज के पार्टिकल हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर 30 और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 20, तो क्या हो गया 70 माइनस 50, तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आ गया, ठीक है 20 mmHg। ये फिक्स नहीं है, फ्लैक्चुएट होता है 30 से 35 तक इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, घट बढ़ सकता है। इस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो छन करके ग्लोमेरुलस से बोवन्स कैप्सूल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका डक्ट है नेफ्रॉन की, जिसे प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, हेनले लूप और डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, ठीक है। इन पार्ट्स में छने हुए जो पदार्थ हैं उनमें से काम की चीज़ों का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है। सभी चीज़ें नहीं रीअब्जॉर्ब की जाती, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें हमने बताया कि जल की मात्रा जो ज़्यादा है, जल उस जल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, H2O को। बहुत सारे साल्ट हैं एब्जॉर्ब किए जाते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है Na, सोडियम, क्लोराइड, ये साल्ट भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सल्फेट है, फास्फेट है, और मतलब बहुत सारे जो है चीज़ें जो ब्लड में है, शुगर है, छन के आगे तो उसको वापस जो है रिकवर किया जाता है, ताकि शरीर के बाहर कोई भी काम की चीज़ को ना निकलने दिया जाए। और जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है तो जो चीज़ें बचती हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में जो पहुँचता है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद वाला पार्ट पूरा सिक्रेशन करते हैं या एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है।